लोक प्रशासन के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर संजय सिन्हा स्वागत करता हूं। हम पेपर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज एंड मैनेजमेंट के एक शीर्षक रेखा और स्टाफ के बारे में, जिसे लाइन स्टाफ या सूत्र और स्टाफ अभिकरण भी कहा जाता है, के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है लाइन और स्टाफ का, इसका संबंध किसी संगठन में भिन्न भिन्न प्रकार के जो इकाइयाँ होती हैं उनके उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। इस अवधारणा को समझने के लिए कि किसी संगठन में कर्मचारियों के किन वर्गों को लाइन कहा जाता है और किन्हें स्टाफ कहा जाता है, हमें सेना के जो संरचना होती है, आर्मी का जो स्ट्रक्चर होता है, उससे एक उदाहरण या उससे तुलना करके हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आर्मी का जो मुख्य कार्य है, सेना का जो मुख्य कार्य है, वह है रक्षा और जो आक्रमणकारी हैं उनसे उनका मुकाबला करना, युद्ध लड़ना और जीत हासिल करना। तो सेना में आप देखिए, इस कार्य को, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि जो इन्वेडर्स हैं, आक्रमणकारी हैं, या सेना जिनसे युद्ध लड़ रही है, तो सेना में कुछ सैनिक ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट, जिसको कॉम्बैट कहते हैं, फाइट कहते हैं, उसमें शामिल होते हैं। यानी कुछ सैनिक जिनके हाथों में बंदूकें हैं, जो तोप चलाते हैं, जो टैंक को ऑपरेट कर रहे हैं, या जो हवाई जहाज़ जो है फाइटर प्लेन्स को उड़ा रहे हैं, मिसाइल्स को फायर कर रहे हैं, ये जो सैनिक हैं, ये उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं जिसके लिए आर्मी बनी है। लेकिन आर्मी के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, यानी कि दुश्मनों से लड़ने के लिए, केवल ये जो सैनिक हैं जो ऑपरेशनल मोड में हैं, इसके अलावे भी बहुत सारे सैनिक होते हैं जो प्रत्यक्ष युद्ध में भाग नहीं लेते, लेकिन लड़ने वाले जो सैनिक हैं उनको लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि जब एक आर्मी का जो ग्रुप है, 4-5 लोग किसी टैंक को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें वो गोले डालते हैं और उसको गोलों को फायर करते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो ग्रुप है 4-5 सिपाहियों का, वो गोले दाग रहा है, लेकिन स्टॉक ख़त्म हो गया। ऐसे में वो अपने स्थान को छोड़कर स्टॉक लेने के लिए वापस गोदाम तो नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे सैनिक ऐसे होते हैं जो स्टॉक से गोलों को लाकर, गोदाम से गोलों को लाकर उनको सप्लाई करते रहते हैं, और जो फायर करने वाले सैनिक हैं वो लगातार पोजीशन बनाकर फायर करते रहते हैं। तो सैनिक तो दोनों ही हैं, एक जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है एक्शन में और दूसरा उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो सपोर्ट कर रहा है सैनिक, वो स्टाफ कहलाता है, और जो एग्जैक्टली कॉम्बैट में इन्वॉल्व है, यानी कि जो युद्ध में शामिल है, उसको लाइन कहते हैं। तो ये अवधारणा क्या दर्शाती है कि संगठन जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित किया गया है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं संगठन में की जाती हैं। वे व्यक्तियों के वे समूह या कार्मिकों के ऐसे समूह जो प्रत्यक्ष रूप से उद्देश्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं, उन्हें हम लाइन कहते हैं। और जो लोग इस कार्य को पूरा करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो सामग्री द्वारा, चाहे तकनीकी सहायता द्वारा, या अन्य किसी प्रकार से, जैसे सूचना का प्रदान करके, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्टाफ कहते हैं। तो स्टाफ और लाइन
दो किस्म के वर्ग हैं। कार्मिकों के कैसे वर्ग हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों की क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? संगठन जिन उद्देश्यों के लिए बना है उसको पूरा करना। तो ये एक सामान्य अवधारणा थी लाइन और स्टाफ की। इस स्टाफ और लाइन की जो अवधारणा है, इसको हम प्रशासनिक संगठनों में किस प्रकार से उपयोग करें और क्यों उपयोग करें, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, कोई भी संगठन, प्रशासनिक संगठन बनाया जाता है कि नहीं, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के संगठन में कार्य किए जाते हैं। तो कार्मिकों के ऐसे वर्ग जो प्रत्यक्ष रूप से या जिनके कार्य प्रत्यक्ष रूप से संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में प्रभावी हैं, उन्हें हम लाइन, एजेंसी या स्टाफ, उन्हें हम सूत्र अभिकरण या रेखा कहते हैं। और इनके उद्देश्यों को पूरा करने में जो कार्मिकों का वर्ग सहायता प्रदान करता है, चाहे वो कार्यालयी सहायता हो, चाहे वो तकनीकी सहायता हो या सूचना द्वारा उन्हें निर्णय लेने में सहायता दे रहे हैं या कोई एडवाइस दे रहे हैं, तो ये जो वर्ग होता है इसे हम स्टाफ कहते हैं। इस प्रकार के विभाजन का उद्देश्य क्या है? तो इसको आप ऐसे समझें कि संगठन में यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति के कार्य जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक संगठन का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। लेकिन हमें अंततः किन्हीं व्यक्तियों को या व्यक्ति समूह को उत्तरदायी बनाना पड़ेगा कि संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आखिरकार हम किन्हें जिम्मेदार माने। तो जो जिम्मेदार वर्ग है, जो उत्तरदायी वर्ग है, जिनको हम संगठन के उद्देश्यों की सफलता या विफलता के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे वर्ग को हम रेखा या लाइन कहते हैं। अब ध्यान रखने की बात ये है कि किसी भी संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अंतिम जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालिका की होती है। तो मुख्य कार्यपालिका एक व्यक्ति है, वह स्वयं संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने की सारी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। यद्यपि वो जिम्मेदार है, परंतु उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जितने भी प्रकार के कार्य आवश्यक है वो सभी स्वयं नहीं कर सकता। इसीलिए वह उसकी सहायता के लिए लाइन, एजेंसी क्रिएट की जाती है, उसकी रचना की जाती है। और ये सभी जो व्यक्ति होते हैं मुख्य कार्यपालिका को जो उसके उद्देश्य हैं, संगठन के उद्देश्य हैं या उसकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करने में सहायक हैं और बल्कि मुख्य कार्यपालिका के कार्यों को ही पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से जो लाइन एजेंसी है वह क्या कर रही है? मुख्य कार्यपालिका के दायित्वों को पूरा कर रही है। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि यदि काम बहुत ही सरल होता तो मुख्य कार्यपालिका स्वयं कर लेती, लेकिन कार्य जटिल होता है और अनेक प्रकार के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, तो हमें बहुत सारे कार्य करने वाले विशेषज्ञ चाहिए। ये सभी की अपनी अपनी पृथक पृथक जिम्मेदारियां होती है और अंततः यह अपने दायित्वों को पूरा करके मुख्य कार्यपालिका को सहायता प्रदान करते हैं और इनके कार्यों को पूरा करने में सहायता प्रदान करने वाले जो वर्ग होते हैं उसको हम स्टाफ कहते हैं। तो देखा जाए तो लाइन और स्टाफ जो है वो दो एजेंसीज़ हैं जो मुख्य कार्यपालिका की ओर से है ना, उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए दो भिन्न भिन्न वर्ग हैं किसी भी संगठन में कार्मिकों का। तो एक वर्ग है रेखा और एक वर्ग है स्टाफ। रेखा क्या करती है? मुख्य कार्यपालिका के दायित्वों को
प्रत्यक्ष रूप से पूरा करने में के लिए जिम्मेदार होती है, और स्टाफ जो है वह मुख्य कार्यपालिका को के दायित्वों को पूरा करने में तकनीकी अथवा कह सकते हैं परामर्श संबंधी सहायता प्रदान करती है, ये जिसमें सूचना भी शामिल है और कार्यालयी सहायता भी शामिल है। तो ये एक सामान्य सी अवधारणा थी लाइन और स्टाफ का, जिसका मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना होता है कि अंततः हम संगठन के किस वर्ग को या किस प्रकार के काम करने वाले व्यक्ति समूह को संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार माने। इसी संदर्भ में हम यह देखें कि रेखा और स्टाफ यानी लाइन और स्टाफ का अर्थ क्या है। ये मैंने जो अभी तक बताया एक अवधारणा थी जो आपको समझाने के लिए थी। अब हम इसकी परिभाषा देखें कि लाइन और स्टाफ को हम कैसे परिभाषित करते हैं। तो सरकार के जितने भी प्रशासनिक संगठन हैं उसमें 3 प्रकार की एजेंसी शामिल है। अब सरकार के जो दायित्व हैं उन दायित्वों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के प्रशासनिक संगठनों का निर्माण किया जाता है, और ये सभी प्रशासनिक संगठनों को आप एक एजेंसी कह सकते हैं, क्योंकि एजेंसी का मतलब ही होता है कि किसी के लिए कोई निर्धारित कार्य पूरा करना। तो रेखा, स्टाफ और सहायक 3 प्रकार के प्रशासनिक संगठन होते हैं। इन तीनों में जो मुख्य भेद है उनके कार्यों की प्रकृति के अंतर में निहित होता है। रेखा जो एजेंसियां होती है वो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है, जैसा मैंने कहा वो जिम्मेदार होती हैं। और स्टाफ एजेंसियां जो होती हैं वो रेखा एजेंसियों के दायित्वों को पूरा करने में क्या करती है, सलाह और परामर्श या सहायता प्रदान करती है। और जो सहायक एजेंसियां होती हैं जिनको अंग्रेजी में ऑक्सिलियरी स्टाफ कहा जाता है या एजेंसी कहा जाता है, उनका काम क्या होता है कि वो संगठन की सामान्य व्यवस्था को बनाए रखती है, जिसको हम गृहपालन व्यवस्था भी कहते हैं। ये संगठन के में जितने भी काम करने वाले लोग हैं जो उनके दायित्व हैं उन कार्यों को करने में एक ऑपरेटिव यानी कि उनके कार्यों को सरल बनाने के लिए जो आवश्यक आधारभूत या मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें प्रदान करती है। तो इन्हें हम ऑक्सिलियरी एजेंसी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः एजेंसियां होती है जो सरकार के दायित्वों को पूरा करती हैं। एल.डी. वाइट ने कहा है कि सरकार का काम एक विस्तृत संगठन के माध्यम से होता है जो सार्वभौम श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध में एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। तो जैसा हमने हायरार्की में पढ़ा था, तो आप देखिए कि जितने भी अधिकारी, कर्मचारी या संगठन होते हैं वो सब उच्च और अधीनस्थ संबंधों में बंधे होते हैं और विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर भी आधारित होते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक जो संस्था होती है वो किन्हीं विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए निर्मित होती है। तो ये जो पदानुक्रम होता है, केंद्रीय पदानुक्रम में रेखा शामिल होती है और रेखा की सहायता में कई इकाइयाँ होती हैं। कुछ परामर्शीय और तैयारी के कामों से जुड़ी होती है जिन्हें हम स्टाफ कहते हैं, और कुछ गृह व्यवस्था कार्यों से जुड़ी होती है जिन्हें हम सहायक एजेंसी कहते हैं। तो रेखा में किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीय संगठक होता है। इसका मतलब चीफ कंपोनेंट, सेंट्रल कंपोनेंट, जो उस संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मूलतः जिम्मेदार होता है। तो एक बड़े और जटिल संगठन में स्टाफ और सहायक एजेंसियां भी होती हैं, लेकिन वो गौण होती हैं। गौण से तात्पर्य है कि वो नेपथ्य के पीछे से सहायता करती हैं। तो आप इसको यूँ समझ लीजिए, मैंने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, नेपथ्य। तो जब भी कोई नाटक होता है तो मंच पे जो कलाकार काम कर रहे होते हैं तो उनकी सहायता के लिए पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं। तो वो स्टाफ जो है और सहायक एजेंसियां, ऑक्सिलरी जो एजेंसीज है, वो पर्दे के पीछे हैं, वो डायरेक्ट नहीं है, लोगों के सामने नहीं है। तो जो दर्शक है उन्हें तो जो सामने दिख रहा है लगता है कि यही लोग इस पूरी नाटक व्यवस्था के मुख्य पात्र हैं और इन्होंने ही नाटक किया,
लेकिन उस नाटक को संभव बनाने के लिए पर्दे के पीछे जो लोग छिपे हैं उनकी सहायता के बिना वो नाटक नहीं कर सकते। जैसे किसी पात्र के लिए किसी व्यक्ति को है ना संवारना या उसका मेकअप तैयार करना, तो मान लीजिए पहले सीन में वो किसी जो है पात्र में था, उसकी जो वेशभूषा थी वो अलग थी, दूसरे सीन में उसको वापस चेंज करना है, तो जैसे ही सेकंड सीन में पर्दा गिरने के बाद वो पीछे जाता है तो उसको इमीडिएटली शीघ्र उसके मेकअप को चेंज करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, वो स्वयं मेकअप नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो लोग सहायता कर रहे हैं उनका काम भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अर्थ ये हुआ कि किसी भी बड़े संगठन में हम भिन्न भिन्न प्रकार के भूमिकाओं में कार्मिकों के वर्ग को देखते हैं। कुछ तो प्रत्यक्ष रूप से कार्य को करने में लगे हुए हैं जिनका जनता के साथ संबंध होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे काम करने वाले जो प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, यानी जो लाइन है, उन कार्यों में वो अपने दायित्व को सही तरीके से पूरा कर सकें, इसमें सहायता प्रदान करते हैं, उसको हम स्टाफ कहते हैं। तो स्टाफ के बिना लाइन अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। और इसी तरह ऑक्सिलरी एजेंसी हैं, वो जो क्या करती हैं, वो उस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसको मेंटेनेंस का काम करती है, इसलिए उनके कार्यों को गृहपालन कार्य भी कहा जाता है। तो ये आज एक अवधारणा थी जिसको हमने इस वीडियो में समझा। अब इसके बारे में और डिटेल से कि लाइन की क्या विशेषता होती है, स्टाफ की क्या विशेषता होती है, क्या इन दोनों में अंतर है और वास्तव में इस प्रकार के वर्गीकरण किया जाना उचित है भी या नहीं, इस पे चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।